हर घर में बहनें अपने भाइयों से मिलने की तैयारी में लगी थी, लेकिन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर एक औरत अपने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। प्राची एक सुंदर, संस्कारी और सहनशील बहू थी। उसने इस घर को अपने मायके की तरह ही समझा और हर रिश्ते को दिल से निभाया। लेकिन पिछले 2 वर्षों से उसकी सास सुमित्रा देवी उससे नाराज सी रहने लगी थी। उनके नाराज होने का कारण प्राची बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। सुमित्रा देवी को लगता था कि प्राची अब घर पर अपना अधिकार जमा रही है और उनके बेटे विवेक को खुद से दूर कर रही है। इस बार राखी आने वाली थी और प्राची की छोटी बहन आरती ने बहुत मन से उसे फोन किया था। दीदी, इस बार आप राखी पर जरूर आना, भैया आपको बहुत याद करते हैं और मम्मी की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। आपको तो पता है मम्मी की तबीयत खराब है, इसीलिए वो आपसे मिलना चाहती हैं। प्राची ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आरती, अगर माँ जी ने इजाजत दी तो जरूर आऊंगी। लेकिन उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये इजाजत नहीं मिलने वाली। राखी से 2 दिन पहले प्राची ने हिम्मत करके सुमित्रा देवी से पूछा, माँ जी, इस बार राखी पर अगर आप कहें तो मैं मायके चली जाऊं 2 दिन के लिए। घर से आरती का फोन आया था। कह रही थी मम्मी की तबीयत भी खराब है, वो मुझे देखना चाहती हैं। सुमित्रा देवी ने बिना प्राची की तरफ देखे सब्जी काटते हुए जवाब दिया, बहू, अब मायके जाने की उम्र नहीं रही। अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। हर साल वही नाटक चलेगा। अब तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। बार बार मायके जाने की जरूरत नहीं है। सासू माँ की बातें सुनकर प्राची की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना चेहरा मोड़ लिया ताकि उसकी आंखों की नमी माँ जी ना देख सके। इसी तरह से प्राची बहुत समय से अपनी ससुराल में घुट घुट कर जी रही थी। सासू माँ के सामने उसकी एक भी नहीं चलती थी, लेकिन हाँ, कभी कभी उसका देवर उसे सपोर्ट कर दिया करता था। राखी में घर ना जा पाने की वजह से प्राची बहुत ही उदास बैठी थी। उसी दिन शाम को घर की घंटी बजी। प्राची ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ननद रागिनी खड़ी थी। रागिनी की शादी पिछले साल हुई थी और अब वो अपने ससुराल से राखी के लिए मायके आई थी। रागिनी और प्राची की बहुत अच्छी बनती थी। जैसे ही रागिनी की नजर प्राची भाभी पर पड़ी, उसने देखा भाभी बहुत उदास है। वो कुछ बोल नहीं रही, चेहरे पर मुस्कान नहीं और आंखें भी कुछ छुपा रही हैं। भाभी, क्या हुआ, आप खुश नहीं लग रही हो? रागिनी ने पास आकर पूछा। प्राची ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं रागिनी, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो, बस थोड़ा थक गई हूँ इसीलिए। लेकिन रागिनी को पता चल गया था कुछ तो गलत हुआ है भाभी के साथ। रात को जब सब खाने पर बैठे तो रागिनी ने जानबूझकर सबके सामने बात छेड़ी, माँ, इस बार भाभी मायके जाएंगी ना राखी पर? क्योंकि पिछली बार आपने भाभी से कहा था कि इस बार वो रक्षाबंधन पर अपने घर जाएंगी। तो फिर बताओ भाभी अपने मायके कब जा रही हैं? मम्मी, मैं तो सोच रही थी मैं भाभी को खुद छोड़ आऊं। सुमित्रा देवी ने गुस्से में कहा, तू अब मेरी सास बन रही है। अपनी ससुराल से कुछ ना कुछ गलत ही सीख कर आई होगी। तेरे ससुराल वाले बहुत ही आधुनिक हो गए होंगे, लेकिन मैं इतनी आधुनिक नहीं हूँ। इसीलिए इस घर में जो भी होगा वो मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। अब तुम्हारे हिसाब से बहुओं को हर त्योहार पर मायके भेजा जाएगा क्या? रागिनी अपनी माँ की बातें सुनकर अवाक रह गई। वो समझ चुकी थी कि भाभी का मन क्यों बुझा हुआ है। रात को जब सो चुके थे, रागिनी ने भाभी के कमरे में जाकर उनका हाथ थाम लिया। भाभी, अब सब मैं समझ गई हूँ। आप बहुत कुछ सह रही हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलती। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो और अगर मेरी माँ आपके साथ अन्याय कर रही है तो अब मैं उनको सबक सिखाऊंगी। प्राची ने रागिनी को रोका। नहीं रागिनी, ऐसा कुछ भी मत करना। माँ जी बुरी नहीं है, बस थोड़ा समय लग रहा है उन्हें मुझे अपनाने में। रागिनी ने अपनी भाभी की आंखों में देखा। वो आंसू थे जो चुपचाप दिल से बह रहे थे। अगले दिन सुबह रागिनी सुमित्रा देवी के पास गई और बोली, माँ, मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी और भाभी को लेके उनके मायके भी जाऊंगी। और हाँ, अगर आपने मना किया तो समझ लीजिए
कि आपकी बेटी अब मायके कभी नहीं आएगी। मेरी आखिरी राखी होगी मेरे मायके में। जैसे भाभी अपनी राखी ससुराल में मनाती हैं, वैसे ही मैं भी अपनी राखी ससुराल में मनाऊंगी। मैं किसी भी त्योहार पर घर नहीं आऊंगी। सुमित्रा देवी चौंक गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रागिनी उनसे इस तरह से बात करेगी। ये क्या भाषा है रागिनी? तू अब अपनी भाभी के लिए अपनी माँ से ऐसे बात करेगी? नहीं माँ, मैं बस आपको दिखाना चाहती हूँ कि भाभी क्या क्या सहती हैं। आप सोचिए, अगर आपके साथ कोई ऐसा करे कि आपको अपने ही घर ना जाने दे तो कैसा लगेगा? भाभी ने आपको कभी जवाब नहीं दिया। वो हर बार अपने रिश्तों को बचाने के लिए चुप रही। क्या ये आप नहीं देख सकती? सुमित्रा देवी कुछ पल के लिए चुप हो गई। रागिनी के शब्द उनके दिल पर चोट कर गए थे। राखी का दिन आ गया था। घर में सुबह से हलचल थी। रागिनी ने खुद सुबह सुबह उठकर पूरे घर को सजाया, रंगोली बनाई, फूलों की मालाएं टांगी और पूजा की थाली सजाई। लेकिन इस सब के बीच घर की बड़ी बहू प्राची एक कोने में खड़ी होकर रसोई में सबकी पसंद का नाश्ता बना रही थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर साल बनाती थी, बिना किसी शिकायत के। विवेक ऑफिस के कुछ जरूरी कामों में उलझा हुआ था और माँ के सामने कुछ बोलने से हमेशा बचता था। उसने देखा कि प्राची थोड़ी चुप है, लेकिन राखी की व्यस्तता के कारण कुछ कह नहीं पाया। रागिनी जानती थी कि आज का दिन प्राची के लिए कितना भारी है। एक तरफ उसका मायका जहां उसका भाई अंकुर उसके इंतजार में है, और दूसरी तरफ ये ससुराल जहां उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। रागिनी ने एक निर्णय लिया। आज प्राची भाभी को मायके जाना ही होगा। दोपहर को जब सब बैठकर राखी की तैयारी कर रहे थे, रागिनी ने थाली लाकर प्राची के पास रख दी। भाभी आप तैयार हो जाइए, मैं आपको मायके छोड़ने जा रही हूँ। प्राची सकपकाई। नहीं रागिनी, माँ जी नाराज हो जाएंगी। रागिनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, इस बार नहीं भाभी, इस बार आपको भी अपने भाई से मिलने का अधिकार है। इतने में सुमित्रा देवी आ गई। उन्होंने रागिनी को घूरते हुए कहा, कहाँ भेज रही हो इसे? रागिनी खड़ी हो गई और बोली, माँ मैं भाभी को भेज रही हूँ। उनका हक उनको दिला रही हूँ जो आपने छीन लिया था। घर में एक सन्नाटा छा गया। अब तू मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना है क्या नहीं? मैं इसे इस घर की बहू बनाकर लाई और तू इसे सिखा रही है कि मायके जाना जरूरी है। रागिनी ने संयम से कहा, हाँ माँ, मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि आप भाभी को बहू बनाकर लाई हो, बेटी बनाकर नहीं। भाभी का मायका है, उनकी भी राखी है। भाभी का भाई उनके बिना अधूरा है। अगर आप उनको रोकती हैं तो ये अत्याचार है, पर अगर आप उनको खुशी से भेजती हैं तो ये एक माँ की छवि बनती है। सुमित्रा देवी का चेहरा कठोर था, लेकिन उनकी आंखों में हल्का कंपन था। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उधर प्राची का भाई अंकुर माँ के साथ मिठाई की दुकान से लौटकर हराहट पर दरवाजे की तरफ देख रहा था। माँ दीदी का कोई फोन आया। उन्होंने कुछ बताया कि इस बार वो राखी पर आ रही हैं या फिर नहीं? नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी का कोई फोन नहीं आया। शायद वो इस बार भी नहीं आ पाएगी। उसकी सासू माँ ने फिर मना कर दिया होगा। अंकुर की आंखें नम हो गई। हर बार ऐसा ही क्यों होता है माँ? वो तो हमारी बहन है ना। क्या आप दीदी से हमारा कोई रिश्ता नहीं? माँ ने बस अंकुर के सिर पर हाथ फेर दिया। कुछ रिश्तों को निभाने में लड़कियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है बेटा। राखी का मुहूर्त नजदीक आ रहा था। विवेक और राहुल ऑफिस से आ चुके थे और उन्होंने माँ से कहा, माँ इस बार प्राची को उसके मायके जाने दीजिए। वो बहुत कुछ सहती है फिर भी एक शब्द नहीं कहती। सुमित्रा देवी को चारों तरफ से एहसासों ने घेर लिया। उनका मन भी भर आया था, लेकिन उनके अहम और पक्के संस्कार उन्हें रोक रहे थे। लेकिन तभी रागिनी ने धीरे से माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ अगर आप भाभी को बहू नहीं समझकर बेटी समझेंगी तो ये घर भी हमेशा खुश रहेगा और आपका मान भी बढ़ जाएगा, भाभी के दिल में और उनके मायके में भी। इन शब्दों ने जैसे जादू कर दिया था। सुमित्रा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने प्राची की ओर देखा जो एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। जा बेटा तैयार हो जा, तेरा भाई तुझे बहुत याद कर रहा होगा।
प्राची वहीं खड़ी खड़ी सिसक पड़ी। उसने अपनी आंखों से माँ की ओर देखा और दौड़कर उनके गले लग गई। सुमित्रा देवी ने उसे बाहों में भर लिया। माफ कर दे बेटा, मैं तुझे समझ नहीं पाई। तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। रागिनी ने सारी तैयारी करके अपने भाई विवेक और राहुल के राखी बांधी। तब तक प्राची भी अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। रागिनी और प्राची एक साथ उसके मायके पहुंची। दरवाजा खुला तो अंकुर भागकर अपनी दीदी से लिपट गया। माँ जल्दी से बाहर आओ, देखो दीदी आ गई। माँ ने आंखों में आंसू लिए हुए अपनी बेटी का स्वागत किया। घर में मिठाइयाँ बटी, भाई की कलाई पर राखी बांधी गई और बहन की आंखों की नमी मुस्कान में बदल गई। प्राची के आ जाने से माँ, बहन, भाई सब बहुत खुश हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर नई जान आ गई हो। वो राखी प्राची की जिंदगी की सबसे सुंदर राखी थी। अपने भाई बहन को राखी बांधने के बाद प्राची ने रागिनी के हाथ पर राखी बांधी और उसे गले से लगा लिया। रागिनी, आज जो तुमने मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। प्राची के पास अब एक ऐसा ससुराल था जिसमें उसके रिश्तों ने उसे अपनाया, सास ने उसे बेटी माना और ननद ने उसकी लड़ाई लड़ी। राखी के दिन का वो मधुर समापन सबके लिए एक नई शुरुआत थी। जब प्राची मायके से लौटकर ससुराल आई तो घर का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा था। रागिनी ने माँ से पहले ही कह दिया था, माँ, बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन अगर आप एक बार दिल से कोशिश करेंगी तो भाभी खुद आपकी छाया बन जाएंगी। सुमित्रा देवी मुस्कुरा दी थी, पर उनके भीतर एक द्वंद अभी भी बाकी था। रात का खाना खाने के बाद प्राची बर्तन समेट रही थी। तभी पीछे से सुमित्रा देवी की आवाज आई, बहू चाय बना रही है क्या? प्राची चौंकी। सालों में पहली बार माँ जी ने उसे बहू कहकर आवाज दी थी, बिना तंज और बिना गुस्से के। जी माँ जी, अभी बन रही है तो मेरे लिए भी एक प्याली बना दे, आज सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। प्राची के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने फौरन 2 प्यालियां चाय बनाई, एक उनके लिए और एक अपने लिए। जब चाय वो लेकर उनके कमरे में पहुंची तो पहली बार माँ बेटी ने जैसे दोनों बैठकर चाय पीने लगी। बहू, तुझे मायके जाकर अच्छा तो लगा होगा ना? सब तुझे देखकर खुश हो गए होंगे। प्राची ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, बहुत खुश थे सब लोग माँ जी। मेरे मायके वालों के लिए तो ये सरप्राइज था। उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उनके सामने खड़ी हूँ। ये सुन सुमित्रा देवी की आंखें नम हो गई। उन्होंने प्राची का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने तुझे हमेशा बहू की नजर से देखा, कभी बेटी की नजर से देखा ही नहीं, और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। प्राची की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, रिश्तों के सच्चे स्पर्श के थे। अगले दिन रागिनी को ससुराल लौटना था, लेकिन इस बार उसकी विदाई में दुख नहीं था बल्कि गर्व था। जब वो विदा होने लगी तो सुमित्रा देवी ने उसका माथा चूमा और कहा, बेटी, तूने माँ बेटी के रिश्ते का सही मतलब सिखा दिया। तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। रागिनी ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब बस एक वादा करिए कि प्राची भाभी को हर त्योहार पर बेटी की तरह सजेंगी संवरेंगी, मायके भी जाएंगी और आपके साथ मुस्कुराएंगी। सुमित्रा देवी ने हंसते हुए कहा, अब उसे कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है। कुछ ही दिनों में प्राची ने घर को फिर से संवारना शुरू किया। सुमित्रा देवी को अब प्राची में सिर्फ सेवा नहीं, अपनापन भी दिखने लगा था। एक दिन सुबह जब प्राची ने पूजा की थाली लेकर माँ जी को दिया तो सुमित्रा देवी ने थाली हाथ में लेकर कहा, अब इस घर की लक्ष्मी तू है प्राची। मुझे माफ कर दे कि मैं तुझे पहचानने में इतनी देर कर बैठी। प्राची की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। माँ, आपने आज जो कहा वही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। अब वो घर बदल चुका था। रसोई में अब हंसी की आवाजें गूंजती थी। आंगन में माँ बेटी की बातें होती थी और हर त्योहार में प्राची की आंखें मायके जाने की अनुमति की उम्मीद से नहीं, सास के प्रेम से चमकती थी। रागिनी जब जब ससुराल से आती, माँ और भाभी को एक साथ हंसते बतियाते देखती और मन ही मन गर्व से भर जाती। वो सोचती, जो बदलाव मैंने चाहा था
वो अब घर के हर कोने में खिल रहा है। 2 महीने बीत चुके थे। अब घर पूरी तरह से बदल चुका था। जहाँ पहले दीवारों पर सन्नाटा रहता था, अब वहाँ रसोई में खनकती चूड़ियों की आवाज, माँ बेटी की मुस्कानें और शाम की चाय पर जीवन के रंग छिटकते थे। प्राची अब केवल बहू नहीं थी, वो इस घर की जिम्मेदार, समझदार और सबसे बड़ी कड़ी बन चुकी थी। सुमित्रा देवी हर बात में उसकी सलाह लेने लगी थी और विवेक भी अपनी पत्नी के इस बदलाव पर गर्व महसूस करता था। प्राची का देवर राहुल भी ये सब देखकर बहुत खुश था कि फाइनली उसकी भाभी को उनका हक मिल गया। एक दिन सुबह सुबह रागिनी का फोन आया। माँ, एक खुशखबरी है। मेरी जेठानी की सहेली को अपना राहुल बहुत पसंद है। वो लोग अपनी बेटी मीनाक्षी की शादी अपने राहुल से करना चाहते हैं। माँ, मीनाक्षी बहुत ही अच्छी लड़की है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं शादी की बात चलाऊं। राहुल और मीनाक्षी की देखा सुनी हुई। लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। किसी को भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। शादी तय हो जाने की वजह से रागिनी बहुत खुश थी। 2 महीने बाद मीनाक्षी अब इसी घर की बहू बनकर आने वाली है। घर में हलचल शुरू हो गई। शादी की तैयारियां चलने लगी। सुमित्रा देवी ने घर की सारी जिम्मेदारी प्राची को सौंप दी थी। तू अब बड़ी बहू है प्राची, तुझे ही ये सब संभालना है। प्राची मुस्कुराई, लेकिन वो भीतर से डर भी रही थी कि कहीं वो फिर वही गलती ना दोहराए जो उसके साथ हुई थी। इसीलिए उसने ठान लिया कि वो मीनाक्षी को बिल्कुल वैसे ही अपनाएगी जैसे रागिनी ने उसे अपनाया था। शादी का दिन आया और मीनाक्षी इस घर की नई बहू बनकर आई। वो थोड़ी संकोची, थोड़ी तेज मिजाज और थोड़ी आधुनिक सोच की लड़की थी। उसने अंदर घुसते ही प्राची के पैरों में झुकना चाहा, लेकिन प्राची ने उसे गले से लगा लिया। बहनें झुकती नहीं, गले मिलती हैं। इतना सुनते ही मीनाक्षी की आंखें भर आईं। सुमित्रा देवी ने भी इस बार अपने पुराने सास बहू वाले रवैये को त्याग कर नई शुरुआत की, लेकिन मीनाक्षी जो थोड़ी स्वतंत्र सोच की थी, उसको शुरू में हर बात में प्राची की आदर्श छवि भारी लगने लगी। एक दिन नाश्ते की मेज पर मीनाक्षी ने कहा, भाभी, मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। शादी से पहले मैं एक आर्ट गैलरी में काम करती थी और अब फिर उसी से जुड़ना चाहती हूँ। प्राची थोड़ी चौकी पर मुस्कुरा कर बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है मीनाक्षी, लेकिन घर के कुछ काम है, पहले उन्हें ठीक से समझ लो, फिर तुम्हारी मदद हम सब करेंगे। मीनाक्षी ने झुंझलाकर कहा, भाभी, मैं आपकी तरह आदर्श बहू नहीं बन सकती जो सारा दिन रसोई में खड़ी रहे और सबकी पसंद नापसंद याद रखे। प्राची चुप हो गई, उसने कुछ भी नहीं कहा। सुमित्रा देवी ये सब सुन रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें भी झटका लगा। उन्होंने प्राची की ओर देखा और उन्हें पहली बार समझ आया कि जो बेटी जैसा व्यवहार अब वो कर रही है, वही शायद मुझे पहले दिन से करना चाहिए था। प्राची ने मीनाक्षी से कुछ नहीं कहा। बस अगली सुबह उसने खुद मीनाक्षी के ऑफिस के लिए टिफिन बनाया, उसकी फाइलें सहेजी और जब वो निकलने लगी तो कहा, काम पर जा रही हो तो ध्यान से खाना खा लेना। घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, लेकिन रिश्तों के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें निभाना पड़ता है। मीनाक्षी थोड़ी चुप हो गई। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी ऑफिस से लौटते समय बीमार पड़ गई। वो बुखार से कांप रही थी। उसे घर पहुंचते ही जो पहला चेहरा देखने को मिला वो था प्राची का। मीनाक्षी को इस तरह से देखकर प्राची परेशान हो गई। वो उसे उसके कमरे में ले गई। मीनाक्षी को बुखार इतनी तेज था कि उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। प्राची उसके सिरहाने बैठकर उसके माथे पर गीला कपड़ा रख रही थी। रात भर प्राची उसके पास बैठी रही। सुमित्रा देवी भी साथ में रही। राहुल ऑफिस के काम से बाहर गया था। अगली सुबह जब मीनाक्षी की आंख खुली तो उसके पास बैठी प्राची भाभी की आंखों में नींद थी, लेकिन हाथों में प्यार। मीनाक्षी की आंखें भर आई। भाभी, मैं गलत थी। आपने कभी सास बनकर या बड़ी बहू बनकर मुझे झुकाया नहीं, बस माँ बनकर समझाया। प्राची मुस्कुरा दी। हर नई बहू को वक्त लगता है मीनाक्षी, पर सास और जेठानी को उसे वक्त देना आना चाहिए। सुमित्रा देवी ये सब देख रही थी। अब उन्हें गर्व था कि उन्होंने समय पर अपनी गलती सुधारी और प्राची को बेटी माना। एक रात उन्होंने प्राची से कहा,
बहू नहीं तू अब मेरी परछाई है और इस घर की असली आधार भी। 1 साल बीत चुका था। दिल्ली की वही गलियां, वही चहल पहल, वही मिठाइयों की दुकान की कतारें, वही राखियों की रंग बिरंगी झालरें। लेकिन एक चीज बदली थी, प्राची का आत्मविश्वास और उसके चेहरे की मुस्कान। अब वो घर की बड़ी बहू थी, मीनाक्षी की प्यारी जेठानी, विवेक की आदर्श पत्नी और सुमित्रा देवी की अपनी बेटी। रागिनी अपने मायके आ रही थी, सिर्फ राखी के लिए नहीं, बल्कि एक और बड़ी वजह से। राखी से 2 दिन पहले ही प्राची जुट गई थी पूरे घर को सजाने में, नई रंगोली बनाने में, माँ के साथ मिलकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनाने में। मीनाक्षी भी हर चीज में साथ दे रही थी। अब दोनों बहुओं में समझदारी और बहन जैसी आत्मीयता थी। प्राची ने खुद अपनी ननद रागिनी के लिए एक खास साड़ी चुनी थी, साथ में एक छोटा सा तोहफा जो इस बार की राखी को यादगार बनाने वाला था। रागिनी ने फोन किया, भाभी आ रही हूँ मैं, इस बार कुछ लाना मत मेरे लिए। पिछले साल जो आपने मेरे लिए किया वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा था। प्राची मुस्कुरा दी, लेकिन उसने एक और तोहफा रागिनी के लिए अपने दिल में छुपा रखा था। जब रागिनी मायके पहुंची तो सबसे पहले माँ ने उसे गले लगाया। फिर प्राची ने थाली लेकर दहलीज पर आरती की और कहा, इस बार बहन भाभी को गिफ्ट देने नहीं, तोहफा लेने आई है। रागिनी खिलखिलाकर हंसी, अरे वाह, अब तो रिवाज भी बदल गए। रागिनी ने भाभी से कहा, भाभी आज घर बिल्कुल मंदिर जैसा लग रहा है। प्राची ने मुस्कुराकर कहा, माँ ने बेटी के स्वागत के लिए घर नहीं दिल सजाया है। विवेक और राहुल ने राखी बंधवाई, मिठाई खिलाई और बहन को शगुन दिया। सुमित्रा देवी ने इस बार खुद रागिनी को अपनी गोद में बैठाकर उसे दुलारते हुए कहा, बेटी पिछली बार के तुम्हारे शब्दों ने मेरी सोच बदल दी। इस घर को प्राची ने जोड़ा, लेकिन उसमें तेरा भी हिस्सा है। रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। राखी की रस्में पूरी होने के बाद प्राची रागिनी को अपने कमरे में ले गई। रागिनी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देना चाहती हूँ जो तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू का सम्मान है। उसने एक छोटा सा लिफाफा रागिनी के हाथ में रखा। रागिनी ने खोलकर देखा, एक छोटा कार्ड और एक मकान के कागज। ये क्या है भाभी? प्राची ने कहा, ये तुम्हारे नाम एक छोटा सा फ्लैट है जो विवेक और मैंने मिलकर लिया है। माँ ने कहा कि मेरी बेटी को मायके आते समय किराए के घर में नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके नाम खुद का आशियाना होना चाहिए। अब ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरी बेटी का भी होगा। रागिनी स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें छलक गईं। उसने भाभी को गले लगाते हुए कहा, भाभी आज आपने मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत सम्मान दे दिया। प्राची की आंखें भी भीग गईं। ननद अगर बहन जैसी हो तो भाभी माँ जैसी बनी जाती है। सुमित्रा देवी ने ये सब सुन लिया था। उन्होंने दोनों को गले लगाते हुए कहा, जिस घर में बहुएं बहनों को बेटी माने और बेटियां अपनी भाभीओं को माँ जैसी समझे, वहाँ ना रिश्ते टूटते हैं और ना ही घर। वहाँ सिर्फ प्रेम की राखी हर दिन बनती है। दोनों भाभियां कुछ समय के बाद अपने मायके राखी बांधने के लिए गईं। अगले दिन दोनों भाभियां राखी करके घर वापस आ गई थी। राखी के दिन के बाद पूरा घर जैसे अपनी ही धुन में चलने लगा था। सावित्री देवी सुबह से ही पूजा की तैयारी कर रही थी। उनके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि प्राची की ममता, उसकी समझदारी और उसका आदर भाव उनके दिल को छू गया था। अब वो घर के हर छोटे बड़े फैसले से पहले प्राची से राय लेने लगी थी, चाहे वो रसोई में कोई नई डिश बनानी हो या मेहमानों की आवभगत का तरीका तय करना हो। लेकिन इस बदलाव ने एक और दिल में खलबली मचा दी थी। मीनाक्षी, सावित्री देवी की छोटी बहू, जहाँ एक और प्राची हर काम में सास की परछाई बन गई थी, वही मीनाक्षी को लगने लगा था कि उसकी अहमियत खत्म हो रही है। पहले हर त्योहार पर पूजा में उसकी राय अहम मानी जाती थी, पर अब धीरे धीरे उसकी जगह प्राची ने ले ली थी। एक दिन रसोई में सावित्री देवी ने प्राची से कहा, बहू सोच रही थी कि इस बार रक्षाबंधन में मेथी की मठरियां बना ले, वैसे भी तुम्हें वो बनाना अच्छे से आता है। मीनाक्षी को बोल दूं, वो तुम्हारा साथ दे देगी। प्राची मुस्कुराकर बोली, माँ जी आप कहे तो मैं अकेले ही संभाल लूंगी। मीनाक्षी को आराम करने दीजिए।
नहीं बहू, वो भी घर की बेटी है, लेकिन तुम जैसी लगन और सलीका सच कहूं तो बहुत कम बहुओं में होता है। यही शब्द मीनाक्षी ने रसोई के बाहर से सुन लिए थे। उसके चेहरे का रंग उतर गया, एक सिहरन सी उसके भीतर उतर गई। मन की जमीन पर एक सूखी दरार चुपचाप पड़ती जा रही थी, जो किसी के शब्दों से नहीं बल्कि नजरों से जन्मी थी। सावित्री देवी हर काम में पहले प्राची से राय लेने लगी थी, चाहे रसोई का कोई खास पकवान बनाना हो या मेहमानों की खातिरदारी का तरीका। हर बात पर वो कहती, प्राची बेटा तुझे जो ठीक लगे वैसा कर ले, तेरा तरीका मुझे अच्छा लगता है। प्राची, जिसने कभी अपने लिए सम्मान की उम्मीद नहीं की थी, अब जब अपनी सासू माँ के विश्वास की पात्र बन गई थी तो उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर स्थायी मुस्कान रहने लगी थी। लेकिन दूसरी ओर मीनाक्षी को ये सब खटकने लगा था। मैं भी तो बहू हूँ इस घर की, फिर क्यों माँ जी हर बात प्राची भाभी से पूछती हैं? क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? मीनाक्षी के दिल में धीरे धीरे ईर्ष्या घर करने लगी। सास के सामने उसके चेहरे पर हंसी होती, लेकिन पीछे से वो खुद में गुस्सा और उपेक्षा का जहर पालने लगी थी। एक दिन की बात है, सावित्री देवी ने पूजा के लिए फूलों की थाली सजाने को कहा। प्राची बेटा तू थोड़ी देर में फूलों की थाली सजा देना। मीनाक्षी वहीं पास में खड़ी थी। उसने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, माँ जी मैं भी सजा देती, आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? सावित्री देवी ने सहजता से उत्तर दिया, छोटी बहू तू तो सब्जी काट रही थी, और फिर प्राची को तो आदत है ना इन चीजों की। उस दिन कुछ नहीं कहा मीनाक्षी ने, लेकिन उसका चेहरा बुझ गया था। मीनाक्षी अब प्राची से भी अनमनी हो गई थी। पहले वो प्राची के साथ रसोई में हंसते बोलते काम करती थी, अब बस चुपचाप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर निकल जाती। प्राची ने ये बदलाव महसूस किया। क्या बात है मीनाक्षी? एक रात प्राची ने धीरे से पूछा, तू मुझसे नाराज है क्या? नहीं भाभी, आपसे क्यों नाराज रहूंगी। उसने जबरन मुस्कान बनाई, लेकिन उसके शब्दों में अपनापन नहीं था। प्राची जानती थी कि मीनाक्षी कुछ छुपा रही है, लेकिन जब तक वो खुद नहीं बोलेगी समझाना बेकार था। एक दिन जब मीनाक्षी सब्जी काट रही थी और सावित्री देवी कमरे में बैठी थी तो उन्होंने पूछा, मीनाक्षी तू कुछ उदास लग रही है बेटा, कोई बात है क्या? नहीं माँ जी, मीनाक्षी ने जवाब दिया, लेकिन सावित्री देवी माँ थी। उन्होंने कहा, सच सच बता बेटा, मुझसे मत छुपा। तू मेरी छोटी बहू है, लेकिन दिल से बिल्कुल अपनी बेटी जैसी है। कुछ तो बात है जो तुझे खाए जा रही है। मीनाक्षी की आंखें छलक पड़ी। उसने कहा, माँ जी मुझे बुरा लगता है जब आप हर बात भाभी से पूछती हैं, चाहे पूजा का काम हो या मेहमानों की खातिरदारी। मैं भी तो कोशिश करती हूँ अच्छा बनने की, लेकिन शायद आपकी नजरों में मैं कभी नहीं आ पाई। सावित्री देवी का दिल भर आया। उन्होंने उसका माथा पकड़ा और प्यार से कहा, अरे पगली, तू भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी है जितनी प्राची। फर्क बस इतना है कि प्राची ने बहुत सहा इस घर में, और जब मैंने उसके भीतर वो दर्द देखा तो मेरा मन उसके और करीब हो गया। मैंने उसे कभी अपना नहीं माना था, शायद अब उसकी भरपाई कर रही हूँ। मेरे मन में कोई कम नहीं है बेटा, बस मैं ये चाहती हूँ कि तू भी प्राची से सीख ले। वो तुझसे बड़ी है, मगर उसने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। क्या तू उसके साथ मिलकर घर नहीं सजा सकती? मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने ही गलत सोचा माँ जी। भाभी ने तो हमेशा मुझे सिखाया, कभी नीचा नहीं दिखाया, लेकिन मेरी ही नजरें बदलती गईं। उसी शाम जब मीनाक्षी रसोई में काम कर रही थी, प्राची पीछे से आई और बोली, मुझे सब पता है, लेकिन मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। तू मेरी छोटी बहन जैसी है। चल अब मिलकर रक्षाबंधन के लिए घेवर बनाएंगे। मीनाक्षी बहुत दिनों के बाद खुलकर हंसी। हाँ भाभी, इस बार माँ जी से पूछ कर नहीं, उनके लिए सरप्राइज बनाएंगे। सावित्री देवी ने जब देखा कि दोनों बहुएं एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से भगवान की मूर्ति के आगे दीपक रखा और मन में कहा, हे प्रभु, मेरी बहुओं में यूं ही प्रेम बनाए रहना। घर की खुशबू इन्हीं से महकती है। भाभी एक काम और करना है, रागिनी दीदी की पसंद का गुलाब जामुन आप ही बनाइए। वैसे भी आपकी मिठाइयों का कोई जवाब नहीं। प्राची ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया।
हम दोनों मिलकर बनाएंगे मीनाक्षी। दीदी सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी बहन है अब। मीनाक्षी की आंखों में नमी आ गई। देवरानी जेठानी के बीच प्रेम की ये झलक सुमित्रा देवी ने कोने से खड़ी होकर देखी और बिना कहे ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सुमित्रा देवी जो अब तक मन ही मन मीनाक्षी को प्राची से कम समझती थी, इस बार अपनी छोटी बहू को खुलकर सराहा। उन्होंने मीनाक्षी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, जिस घर में बहुएं एकजुट होकर काम करे वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। ये शब्द मीनाक्षी के लिए जैसे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। वो फूट फूट कर रो पड़ी और प्राची के गले लगकर बोली, भाभी मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे जलती रही, मगर आज समझ आया कि तुमसे कुछ सीखने की जरूरत है। प्राची ने उसे गले से लगाया और बस यही कहा, परिवार को जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है, एक दूसरे से मुकाबला करना नहीं। राखी के दिन जैसे ही रागिनी घर पहुंची, पूरा परिवार दरवाजे पर था। माँ सुमित्रा देवी ने उसे गले से लगाया, फिर मीनाक्षी और प्राची ने उसके पैर छुए। रागिनी हैरान थी लेकिन बहुत खुश थी। रागिनी ने जैसे ही दोनों भाभियों को एक साथ देखा, वो खिलखिला उठी, वाह, मेरी दोनों भाभियां तो जैसे बहन बन गई हैं। राखी की थाली तैयार थी। प्राची ने सबसे पहले रागिनी को उसके भाई के पास बिठाया और खुद पीछे हट गई, लेकिन इस बार मीनाक्षी ने उसका हाथ पकड़ा और रागिनी से कहा, दीदी, आज राखी की थाली भाभी ने सजाई है, पहले आप इन्हीं के हाथों से पूजा कराइए। रागिनी ने प्राची को गले लगाकर कहा, आप मेरी भाभी ही नहीं, माँ जैसी हैं। राखी के दिन पूरे परिवार ने मिलकर खाना खाया। रागिनी ने दोनों भाभियों को राखी के तोहफे दिए। सुमित्रा देवी ने सबके सामने घोषणा की, इस साल से हर त्योहार की जिम्मेदारी दोनों बहुओं की होगी। मैं अब सिर्फ आशीर्वाद दूंगी। पूरा घर तालियों से गूंज उठा। मीनाक्षी ने पहली बार प्राची के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाभी, इस घर की असली जान आप ही हो। राखी की रात सब सो चुके थे। सुमित्रा देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उनके पास आकर प्राची बैठ गई और उनके पैर दबाने लगी। अब कुछ शिकायत है मुझसे माँ? प्राची ने पूछा। सुमित्रा देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब कोई शिकायत नहीं, सिर्फ गर्व है। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और मीनाक्षी, वो भी अब मेरी परछाई बनकर रहना चाहती है। तुम दोनों ने इस घर को फिर से एक बना दिया। प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, तो माँ अगली राखी की तैयारी अभी से शुरू कर दे। दोनों हंस पड़ी और घर के आंगन में जैसे फिर से सुख, शांति और प्यार के दीप जल उठे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और राखी की आप लोगों को हार्दिक बधाइयाँ।